हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। जैसा कि आप पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं कि हम लोग क्लास चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की आज सीरीज में क्लास 7वां यानी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी लाइव हैं सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद, और सभी को जरा फटाफट जरा लाइक कर दिए वीडियो को, और दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग का इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते। बहुत ही शानदार ये चैप्टर आज शुरुआत है जिसका नाम है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी आज हम लोग अपने पृथ्वी के अंदर झांक कर देखने वाले हैं सियाल सीमा मेंटल के बारे में बात करने वाले हैं, सियाल सीमा निफे के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, खूबसूरत सा चैप्टर है, आज हम लोग इसकी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, हम उसके बारे में आज सर्च करने वाले हैं। और सबसे पहला लाइन ही बहुत खूबसूरत लाइन दी है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे। कहता है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। यानी हमारी पृथ्वी कैसी है, तो गतिशील यानी गति कर रही है। किस प्रकार से गति कर रही है, यानी पृथ्वी अपने अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के बाहरी भाग में, दोनों भागों में पृथ्वी के लगातार परिवर्तन होते रहते, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग दोनों भागों में परिवर्तन होता रहता है। कहता है क्या आपने कभी सोचा था पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो आइए पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है हम यहां पर समझेंगे। आज हम लोग स्थल मंडल के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। चलिए इसको पढ़ते जाएंगे और इस फिगर को हम लोग बढ़िया से समझते चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है, यहां पर एनसीईआरटी कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह है। जिस प्रकार आप प्याज को देखते हैं तो प्याज की जिस प्रकार पहले बाहर में कठोर परतें होती है, जो एक पतली परत होती है, और जब हम उसे उखाड़ते हैं तो परत दर परत खुलता जाता और एक नई परत, एक नया परत का निर्माण करता है। ठीक है, और अंत में जाकर एक क्रोड का निर्माण होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने आप को होती है। पृथ्वी को, एक पूरे गोल पृथ्वी को हमने क्या किया है, एक भाग ने हम उसको एक भाग काटकर, एक केक की तरह हमने उसे एक भाग को काट दिया, और काटकर हम उसे अलग करके हम उसको मतलब परीक्षण कर रहे हैं, उसको जांच करेंगे। आइए जांच करते हैं। कहता है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। यानी जिस प्रकार प्याज जो है अलग अलग परतों से निर्मित है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी अलग अलग बहुत सारी परतों से निर्मित है। ये आपका क्रोड का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो बोलेंगे कि सर ये क्रोड का हिस्सा है। इसका हिस्सा है तो बोलेंगे सर ये क्रोड का हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो क्रोड है। यहां से यहां तक हमारा मेंटल, ये वाला साइज मेंटल दिख रहा है, और ये वाला जो भाग है ये स्थल मंडल का भाग कहलाता है। किसका? स्थल मंडल। अब ये सभी जो है, सभी जो दो दो मेंटल 3 भाग में, और बाकी सभी 2-2 भाग में बटे हुए हैं। स्थल मंडल भी 2 भाग में है, क्रोड यहाँ पर मेंटल 3 भाग में बटा हुआ है, और क्रोड जो है, जो आंतरिक भाग है, इसका भी 2 भागों में बटा हुआ। हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर आपको समझाऊंगा एक एक करके, जरा समझिए पहले। ठीक है, कहता है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्या बोला? कि पृथ्वी के ऊपरी, पृथ्वी के जो सतह है, ये वाला जो सतह दिख रहा है, ये सतह क्या कहलाता है? तो इसे हम परपटी या फिर हम पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टी, या क्या बोलेंगे, इसे हम परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के, ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम परपट्टी कहते हैं। और कहता है कि ये जो परपट्टी है ये कैसी है? ये परपट्टी सबसे पतली परत होती है। ये परपट्टी कैसी होती है? तो सबसे, हमने क्या सीखा, एक बात हमने सीखा, क्या क्या हमने सीखा आज? तो हम लोग बोलेंगे कि सर हमने सीख लिया क्या कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, पृथ्वी के अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये 2 बातें हमने सीख लिया। तीसरा बात हमने क्या सीखा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं। और क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। और सर हमने क्या सीखा? तो एक बात और सीखा, यह सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? तो बोलेंगे सर परपट्टी है। क्या बोलेंगे? परपट्टी है। यानी इसका आंतरिक भाग और मोटा है। ठीक है, आइए और बात करते हैं।
कहता है क्या, आगे देखेंगे, कहता है कि यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कहता है कि सर एक बात हमने और सीखा क्या, कि महाद्वीप जो है, आइए थोड़ा बात करते हैं। कहता है ये जो महाद्वीप है तो महाद्वीप ये सतह पर कैसा है, तो कहते हैं सर ये महाद्वीप जो आपको दिख रहा है, ये महाद्वीप आपको दिख रहा है, यहाँ पे पर्वत है ना, यानी पर्वत है, ये सब महाद्वीप के अंतर्गत में आता है इतना, ठीक है। और ये आपको क्या हो गया, तो महासागर हो गया। क्या है ये, महासागर है। तो ये महासागर जो है कितना, तो यहां से इसकी गहराई जो है कितना है, यहां से यहां तक की गहराई 5 किलोमीटर है। कितना है, जबकि यहां से इसकी गहराई अगर देखे जाएगा, अगर यहां से इसकी गहराई अगर देखा जाएगा तो ये गहराई जो रहेगा कितना, तो बोलेंगे सर 35 किलोमीटर इसकी गहराई होती है। कितनी, यहां से यहां तक की गहराई 35 किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई कितनी रहती है, मात्र 5 किलोमीटर होती है। कारण क्या है, कारण कि महासागर जो होता है एकदम निचले स्तर तक होता है, तो वहां से जब हम नापेंगे, महासागर के नीतल से जब हम भूपटपट्टी से मेंटल तक की गहराई को मापेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन अगर महाद्वीप से नीचे तक मापेंगे तब इसको 35 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक है, इसी को समझना है। क्या लिखा हुआ है कि महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ये होता है। महाद्वीप संहति में कितना, तो 35 किलोमीटर, और महाद्वीप में 35 और महासागर में 5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग एक बात को और समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जरा समझिए, देखिए पृथ्वी का ये आंतरिक भाग इसे कहते हैं, ध्यान दें, इसे कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का, मैं अलग से मैं एक फिगर लेकर थोड़ा समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा ये फिगर है, और याद रखना ये क्या हो गया, आपका फिगर हो गया। अब इस फिगर में आपको 2-3 फिगर मैं आपको बनाता हूं। ओ माय गॉड, तो यार हो जाओ। ये हमने 3 फिगर बना दिया। ठीक है, अब याद रखिएगा इस 3 फिगर में इसलिए लिया ना ताकि वहां पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको 2 भाग दिखाई देगा। यहां पर भी जो कोर है इसे क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर इसे कोर। ये कोर का क्या होगा, ये आपको आंतरिक भाग कहलाता है, और ये कोर का क्या होता है, तो ये कोर का बाह्य भाग होता है। इसी प्रकार से यहां पर हमारा मेंटल होता है। क्या होता है यहां पर हमारा सेकेंड भाग जो लेयर कौन होगा, तो सेकेंड लेयर हमारा मेंटल कहलाता है। और जो लास्ट का लेयर होता है, और जो लास्ट का जो लेयर होता है, ये लेयर क्या होगा, तो कहेंगे सर ये स्थल मंडल का भाग कहलाता है। कौन है, तो ये लेयर हमारा स्थल मंडल कहलाता है। सेकेंड लेयर हमारा मेंटल कहलाता है, और लास्ट लेयर हमारा कोर कहलाता है। ठीक है, और सभी के 2-2 भाग होते हैं, लेकिन मेंटल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे, मेंटल के 3 भाग। ठीक है, वो आएगा तो हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। ये रिसेंट की जानकारी है, आपको फिलहाल किताब में 2 ही मिलेगा, लेकिन रिसेंट की जानकारी से आपको 3 घटना मिलेगी। ठीक है, देखिएगा तो मेंटल यानी यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या होगी, मेंटल होगा। और क्या होता है, ये क्रोड मेंटल है। क्रोड मेंटल को क्या बोला गया सर, सीमा कहा गया। और ये बाह्य कोर है, यहां से ये जो बाहर है ये क्या है, बाह्य कोर है। और बाह्य कोर कैसा है, तो बाह्य कोर पिघली अवस्था में, जबकि आंतरिक कोर जो है वो कठिन अवस्था में, यानी पूरा ठोस अवस्था में। और वहां पर लोहा यानी फेरस और निकेल की प्रधानता पाई जाती है। और क्योंकि वहां पर दबाव सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से कठोर अवस्था में होती है। लेकिन आंतरिक कोर के बाह्य कोर में तापमान सबसे अधिक होता है, जिसके कारण वहां भी लोहा निकेल की प्रधानता, लेकिन तापमान अत्यधिक होने के कारण वो पिघली हुई अवस्था में है। और वही पिघली हुई अवस्था में वही क्या होता है, घर्षण करता है। उसी के घर्षण के कारण भूचुंबकत्व की घटना समझ में आती है। और उसी घर्षण के कारण हमें पता चलता है कि पृथ्वी के पास क्या है, तो चुंबक की शक्ति पृथ्वी के पास भी है। उसी घर्षण से हमें पता चलता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें और बातचीत करते हैं। कहता है कि महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसीलिए इसे Cl यानी C4 सिलिका और L4 एल्यूमिनियम कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं क्या कि बाहरी भाग जो है, किसका बाहरी भाग, तो कहता है कि महाद्वीप संयुक्त मुख्य रूप से ये सिलिका से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो बोलेंगे सर ये जो महाद्वीप है
वो किससे निर्माण है, तो बोलेंगे सर सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से निर्मित है, इसीलिए इसे सीएल कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे, तीन भागों में पृथ्वी को बांटते हैं, सीएल, सीमा और निफे। सियाल का मतलब हो गया कि सिलिका और एल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, इससे मिलकर बना है। सी फॉर सिलिका और एल फॉर एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। यानी पृथ्वी का जो महाद्वीपीय संहति है, यानी ये जो महाद्वीपीय संहति दिख रहा है, ये किसका बना हुआ है, तो बोलेंगे सर सीएल का बना हुआ है। यानी सी फॉर आपको सिलिका और एल फॉर आपको मैग्नीशियम की प्रधानता ज्यादा है, सिर्फ इसका नहीं, प्रधानता ज्यादा है। जैसे होता है ना कि वैल्यू ज्यादा किसका है, वैल्यू में सबका तो, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसका है, होता है ना, तो ये ज्यादा वैल्यू है सिलिका और एल्यूमिनियम का, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया सीएल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है क्या, आगे कहता है कि महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किसका, तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमा कहते हैं, ठीक है। सी फोर आपको सिलिका हो गया और एम फोर मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा था, तो सर यहां पर हमने आपको महाद्वीप की बात की थी कि महाद्वीप संगति सीएल का बना हुआ है, तो सीएल आपको हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम का। जबकि सर महासागर की अगर बात करें तो महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, यानी कह सकते हैं सर कि सी फोर सिलिका और एम फोर मैग्नीशियम से मिलकर, एम जी मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। यानी जब हमें लिखने की बारी आएगा सर, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे जरा देखिए। यानी महाद्वीप है तो बोलेंगे कि सर अगर महाद्वीप है तो बोलेंगे कि सर हम किससे लिखा है, तो सर ये सीएल है, क्या बोलेंगे, सीएल है। यानी सर यहां पर आपको सिलिका और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा सर। लेकिन अगर हम यहां पर महासागर में बात करें तो बोलेंगे सर यहां पर सीमा है, यानी मैग्नीशियम है ना, यहां पर कह सकते हैं सर सीमा, ठीक है। ये सीमा इस तरह से लिखा जाता है, समझने के लिए सीमा लिखा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे सीमय कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, इसे क्या बोलेंगे सर, इसे सीमय कहते हैं। यानी महासागर प्रॉपर्टी में बात करें तो किसकी प्रधानता मिलेगी, तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता महासागर में है, जबकि महाद्वीप में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता ज्यादा है। यानी जब यहां पर हम लोग खनन करेंगे तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्राप्ति होगी, और जब हम यहां पर खनन करेंगे तो सिलिका और एल्यूमिनियम की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। यानी जैसे ही ये प्रॉपर्टी समाप्त होगी, इसके ठीक नीचे क्या है, ये ठीक नीचे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, तो इसके ठीक नीचे प्रॉपर्टी है, क्या है, इसके ठीक नीचे ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है आपको, तो ठीक नीचे प्रॉपर्टी, ये जो येलो लाइन दिख रही है ये क्या है, इसके ठीक नीचे प्रॉपर्टी पाया जाता है। और कहता है जो 2900, ध्यान, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कितना, जो सबसे अधिक 2900, देख रहे हो, अगर देखा जाए तो सबसे कम मोटा ये है ना, और सबसे ज्यादा मोटा कौन है, मेंटल है, और उसके बाद फिर मोटा कौन है, तो हमारा आंतरिक भाग है, यानी कौन, तो कोर है। और सबसे कम गहराई या मोटाई किसकी रहेगी, तो स्थल मंडल यानी क्रोड को रहेगी। सबसे अधिक गहराई किसका, तो मेंटल की रहेगी, और उसके बाद सेकेंड गहराई किसका, तो कोर का रहेगा, और सबसे कम गहराई क्रोड का रहेगा। दिमाग में अच्छे से इस बात को जितना जल्दी हो सके बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बढ़िया तरह और लिख लेते हैं, है ना, नोट्स के रूप में। कहता है क्या कि सर प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या है, तो सर मेंटल है। प्रश्न आता है कि मेंटल कहाँ है, तो बोलेंगे मेंटल भू प्रॉपर्टी के स्थल मंडल के ठीक नीचे, स्थल मंडल मेंटल का भी एक भाग होता है स्थल मंडल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल का भाग होता है। जो अगर पूछ लिया जाए कि सर इसकी गहराई कितनी है, तो बोलेंगे कि जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। कितना, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और अगर पूछा जाए कि सर इसकी आंतरिक परत कैसी होती है, तो बोलेंगे इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। क्या बोलेंगे, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, सॉरी मेंटल की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाएगी, तो क्रोड इसकी सबसे आंतरिक परत कहलाती है। कहता है अगर बात करें कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो बोलेंगे जिसकी त्रिज्या लगभग कितना है, अगर बात करें कि त्रिज्या कितनी है, तो बोलेंगे 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। आइए थोड़ा समझते हैं सर इसकी त्रिज्या कैसे पता करेंगे। आइए देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको जो यहां से यहां दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, या फिर कोई और मैं रेड लेता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिख जाए, थोड़ा डार्क में। देखिए कोई भी जैसे आंतरिक कोरोड है, यहां से यहां तक हम ये हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो है आप लोग पढ़े होंगे गोला त्रिभुज वगैरह पढ़े होंगे ना,
तो ये वाला जो हिस्सा है गोला में, हम लोग जब पढ़ते थे तो ये गोला में जो हिस्सा, इसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये त्रिज्या कितना है सर? तो ये बोलेंगे सर ये त्रिज्या जो है 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। कितनी बोलेंगे कि सर इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 3500 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। कितना? तो एनसीईआरटी क्लास 1 बजे चलता है बाबू, 1 बजे एनसीईआरटी क्लास चलती है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी? 3500 किलोमीटर होती है, जो कहता है कि मुख्यतः निकेल। अब ये ध्यान देना, ये किसकी बनी होती है? तो कहता है कि त्रिज्या बनी होती है जो मुख्यतः क्या है? तो कहता है मुख्यतः निकेल की बनी होती है। किसके? मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। क्या? तो इसकी जब हम त्रिज्या की बात करेंगे तो ये त्रिज्या जो होता है निकेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? निकेल और फेरस की इसकी त्रिज्या बनी होती है। इसे क्या कहते हैं सर? तो इसे नीफे कहते हैं। नीफे यानी नी फॉर निकल और फे फॉर फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा। फेरस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो फेरस का मतलब होता है लोहा। इसे क्या कहते हैं? इसे केंद्रीय क्रोड कहते हैं। क्या? इसे सर केंद्रीय क्रोड कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दबाव काफी उच्च होता है, यानी केंद्रीय क्रोड का तापमान भी अत्यधिक उच्च होता है। ठीक है, कॉल आपको नंबर दिया हुआ है ना, नंबर दिया हुआ बाबू, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए कि बुक कब आएगा। ठीक है, चलिए। तो नी फोर हो गया निकेल और फे का मतलब हो गया फेरस। कहता है केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दबाव काफी उच्च होता है, यानी केंद्रीय क्रोड में अगर बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, ये हो गया केंद्रीय क्रोड। ये वाला जो केंद्रीय क्रोड है, यहां पर आपको तापमान और दबाव सबसे उच्चतम स्तर पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या? शैल एवं खनिज। क्या बोलता है? शैल एवं खनिज के बारे में हम और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि शैल क्या होता है और खनिज क्या होता है। शैल का मतलब होता है चट्टान, और खनिज का मतलब हो गया चट्टान में पाए जाने वाले जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं वो खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कीमत, ये सब खनिज में अंतर्गत में आ जाता है। ठीक है, चलिए, ये सब धातु हो गया ना। आगे देखिए, कहते हैं क्या? पृथ्वी की परपट्टी अनेक शैलों से निर्मित है। क्या बोलता है? कि पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। बहुत प्रकार की जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी बनी हुई ना, वो बहुत प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनी हुई, नहीं अलग, कोई आग्नेय है, कोई अवसादी है, कोई कायांतरित, अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या कह रहा है? जरा ध्यान से सुनिएगा। शैल का डेफिनेशन एग्जाम अभी मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा लास्ट में, तो फिर भूल मत जाना, यहीं से प्रश्न आप लोग को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। क्या बोला हमने? कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। और क्या कहता है? कि शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, यानी शैलों के निर्माण जो होता है वो अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनका निर्माण हो सकता है, ये अलग अलग तरीके, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये प्रश्न आता है ऐसा वाला। ठीक है, कि बताइए कि शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे सर शैल जो है वो शैल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आता है कौन कौन? तो बोलेंगे सर आग्नेय, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक या शैल कहते हैं, है ना। अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, है ना। और तीसरा कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं। कायांतरित शैल को क्या बोलते हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करें, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मैं पढ़ाने वक्त बहुत कम बातें मैं इसे बोल पाता हूं। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी जब आंतरिक भाग में, जब तप्त स्थल से जब मैग्मा संवहन क्रम के माध्यम, जब संवहन क्रिया के माध्यम से जब मैग्मा बाहर निकलती है, तो मैग्मा जब देखे ना, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पृथ्वी का भाग होता है ना, उसे मैग्मा क्या करती है? उसके अंदर में इतना ताप है, उसे पृथ्वी को पिघला देती है। और जब वो पिघल जाता है तो उस पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा के माध्यम, ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है तो ज्वालामुखी के माध्यम से वो मैग्मा जब बाहर आती है तो वो लावा का रूप लेती है। किसका रूप ले लेती है? लावा कहलाती है। आंतरिक भाग में जब रहेगी तो उसे मैग्मा कहेंगे, और जब वो वही जब बाहर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? लावा कहते हैं। ठीक है, तो ठोस होकर क्या बन जाता है वो? तो मैग्मा कहता है द्रवित मैग्मा ठोस होकर
ठंडा होकर ठोस, यदि जब द्रवित मैग्मा जब अंदर से जब बाहर आया तो बाह्य वायुमंडल में आता है, तो वायुमंडल के प्रभाव से वो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी अवस्था में चला जाता है और वो ठोस हो जाता है। इस प्रकार के बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जो चट्टान इस प्रकार से निर्मित होते हैं, यानी जो ज्वालामुखी से उद्भेदन होकर मैग्मा बाहर निकला, लावा का रूप लिया और वो धीरे धीरे वायुमंडल स्थिति में आया और वो ठंडा होते गया, और ठंडा होकर जब वो चट्टान बनता है तो वो कौन सा चट्टान बनता है, तो बोलेंगे सर वो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। इसे ही हम क्या, इन्हें ही प्राथमिक शैल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे चट्टान को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे चट्टान को हम सर प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शैल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक अंतर्भेदी शैल और दूसरा बहिर्भेदी शैल। हमने क्या सीखा कि सर द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और वही ठोस मैग्मा जो होता है वही क्या बनता है, तो वही आग्नेय चट्टान बनता है या फिर इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। और ये जो इग्नियस रॉक होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उसी इग्नियस रॉक को हम प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शैल कहते हैं। ये आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान जो होते हैं वो कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अंतर्भेदी शैल, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, और दूसरे को बोलेंगे सर बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चर्चा थोड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ा अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम लोग फिर से इस पर आके थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे करिए। कहता है क्या, आगे कहता है सर जरा ध्यान से सुनेंगे। कहता है क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। आइए हम लोग कल्पना करके देखते हैं कि ज्वालामुखी से लावा किस प्रकार से निकलती है। कहता है वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। क्या बोल रहा है, लाल द्रवित मैग्मा ही क्या बोल रहा है, कि वास्तव में लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, तो लावा है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि लावा कौन है, तो लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है, तो लावा का निर्माण करती है। आगे कहता है क्या, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, यानी वही मैग्मा जो आंतरिक भाग में पिघली अवस्था में थी, वो जब ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है, जब बाहर निकलती है, तो आंतरिक भाग में मैग्मा होती है और बाहरी भाग में लावा होती है। जब कहता है क्या, कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर पट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को क्या कहते हैं, तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अब यानी परपट्टी पर जब इस प्रकार के शैल का जब निर्माण हो गया, तब इसे बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं। तो सर अंतर्भेदी क्या होता है, अब होता क्या है कि मान लीजिए कि लावा का उद्भेदन हो रहा है कस के, ठीक है, तो कुछ चट्टान, कुछ लावा, तो जैसे मान लीजिए कुछ मैग्मा तो बाहर निकला लावा के रूप में, लेकिन कुछ का मान लीजिए उतना बढ़िया से नहीं फट पाया, पृथ्वी को खंडन नहीं हो पाया, तो कुछ जो लावा मैग्मा होती है वो अंदर ही रह जाती है। जब वो अंदर रह जाएगी तो उसे बोलेंगे अंतर्भेदी चट्टान। ठीक है, आइए इनकी संरचना भी थोड़ा सा देखते हैं। कहता है इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संरचना इसकी कैसी होगी, तो बोलेंगे महीन दानों की संरचना इसकी होती है, यानी छोटे छोटे दाने दाने के रूप में हो जाएंगे, दाना दाना के रूप में इनकी संरचना हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो कहता है सर उदाहरण इसका क्या है, तो बेसाल्ट। इसका उदाहरण क्या मिल जाएगा कि बेसाल्ट की चट्टान, यानी बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है, तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन हो गया, तो बेसाल्ट इसका बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कहता है क्या कि दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। आप लोग सुनते होंगे दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार कौन सा शैल से निर्मित है, तो बोलेंगे सर बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। दक्कन का पठार अगर कोई पूछे कि दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो बोलेंगे दक्कन का पठार बेसाल्ट शैल से निर्मित या बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। आगे कहता है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। वो बाहर नहीं निकल पाता, या फिर निकल पाया, कुछ बाहर निकला और कुछ अंदर ही रह गया, तो अंदर ही ठंडा पड़ जाता है। लेकिन याद रखो सबसे अधिक जल्दी ठंडा कौन होगा, जिसको हवा ज्यादा मिल रहा है, जिसको हवा मिल ही नहीं रहा है। तो जो अंदर में रह जाता है वो उसकी धीरे धीरे वो ठंडा होता है, और जो बाहर में निकल जाता है वो जल्दी तेजी से ठंडा होता है। लेकिन जो अंदर में रह गया वो थोड़ा चिपचिपा टाइप का रह जाता है, लेकिन जो बाहर में निकला उसके दाने दाने आकार के, मतलब संरचना दाना दाना जैसी हो जाती है। कहता है इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। वैसी चट्टान, वैसी लावा या वैसा मैग्मा जब बाहर निकलने के बजाय वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, तब उसे हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने
के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होते हैं, तो ये छोटी दाना ये महीन दाना बन गया, क्योंकि ये तेजी से ठंडा हुआ। कैसे ठंडा हुआ है? तो ये तेजी से ठंडा हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है तेजी से ठंडा होने के कारण आपको महीन दाना का निर्माण करता, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े बड़े दाने के संरचना इसकी बड़े बड़े दाने के आकार की हो जाती है। तो हमने क्या सीखा कि सर बहिर्भेदी की चट्टान जो होती है, लावा जो होता है, वो तेजी से ठंडा होता है, लेकिन अंतर्भेदी चट्टान की जो लावा होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। आगे कहता है क्या क्या कि ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। किसका? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ग्रेनाइट। हमने क्या बोला? बहिर्भेदी का उदाहरण बेसाल्ट है और अंतर्भेदी का उदाहरण ग्रेनाइट। और ये दोनों के दोनों आग्नेय चट्टान के भाग हैं। क्या है? आग्नेय चट्टान के भाग हैं। कहता है क्या? लेई और मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। कौन से चट्टान? कहता है लेई बनाना हो, चाहे मसाला बनाना हो, चाहे दानों का चूर्ण बनाना हो, है ना, इन कुछ भी बनाना हो, तो इन जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे क्या होता है? वे ग्रेनाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेनाइट कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो ग्रेनाइट के बने होते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कुछ और बातों पे कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग साइड वाले को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रिदम बना हुआ, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, तब मैं इधर आता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे कहता है क्या कि अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। जब अवसाद ठीक है, अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाती है। जब अवसाद यानी जो अवसाद क्या होता है? जो कंकड़ वगैरह टूटे फूटे जब होते हैं उसे कहते हैं अवसाद, यानी जो कूड़ा करकट होता है वो अवसाद होता है। उसे जब क्या कहते हैं? दबकर एवं कठोर होकर सैल की परतें, सैल यानी चट्टान की परतें बनाते हैं। चट्टान की परतें हमरा देते चट्टान की परतें बनाती है। ठीक है, इस प्रकार कहता है क्या? इस प्रकार सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। कौन सी सैल कहेंगे? अवसादी सैल। तो बोलेंगे सर अवसादी सैल किसको कहेंगे? तो अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं, तो इस प्रकार के सैल को अवसादी सैल कहते हैं। यानी जो अवसाद हैं वो दबे रहेंगे, वो कठोर हो जाएंगे, और कठोर होने के बाद जो परत का निर्माण करेगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारा कूड़ा करकट है ना, सुनते होंगे अभी कि परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी थे, वो सभी मुंबई या दिल्ली के कूड़े करकट को क्या किए? रोड के नीचे दबा दबा के रोड के नीचे लगा दिए। तो क्या हो जाएगा? वो एक परत का निर्माण कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, तो वो कौन सी चट्टान होगी? तो वो अवसादी सैल का उदाहरण होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। किसके दानों से बनता है? तो जो बलुआ पत्थर हम लोग देखते होंगे, आप जब नदी जाइएगा तो देखेंगे छोटा छोटा कंकड़ होता है, वो क्या होता है? दबते दबते वो एक कंकड़ का निर्माण करता है ना, या फिर बड़ा बड़ा जो पत्थर बन जाता है, वो सब अवसादी सैल का उदाहरण होता है, क्योंकि वो दबते गया, उसमें दबाव पड़ा, तापमान बढ़ा घटा, और फिर जाकर के एक चट्टान का निर्माण करता है। तो वही बोला कि बलुआ पत्थर, यानी जो चट्टान रेतीले दानों से मिलकर बना है उसे कहते हैं बलुआ पत्थर। इसका उदाहरण किसका? तो अवसादी चट्टान का। ठीक है, इन सैलों में पौधा, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों में रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। कहता है जीवाश्म कहाँ मिलेंगे? तो क्या आपको जीवाश्म कहीं पर आग्नेय चट्टान में मिलेगा? तो बोलेंगे सर आग्नेय चट्टान में जीवाश्म तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पृथ्वी के लावा से बनकर आ रहा है। और ये क्या है? तो कहता है सर ये जो है इसमें कभी इन सैलों में पौधे रहे होंगे, जानवर होंगे, या अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। जब इनके वजह से मान लिया अभी हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, अब मान लिया मैं एक घर जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, ठीक है, अब मान लो ये 10 तला बिल्डिंग है, अभी पूरा धड़ाम से आकर मुझ पर गिर जाए, अब क्या होगा? मेरा तो पिष्ठा उड़ जाएगा, है ना। अब मान लो कि आज से हजार साल के बाद फिर जब यहाँ पर खुदाई होगा तो मैं थोड़ी मिलूंगा, मेरा अवशेष थोड़ी, अब मैं पेट्रोल बन जाऊंगा या फिर मैं कोयला बन जाऊंगा। मेरे साथ मान लो बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर आते हैं और पूरा एकदम धड़ाम से अगर कुछ परत गिर जाए, है ना, मान लो उल्का पिंड अगर गिर जाए हम ही लोग पर और ये पूरा शहर दब जाए,
तब क्या होगा, आने वाले 1000 साल के बाद यहाँ पर पेट्रोल निकलेगा, क्योंकि हम लोग सब मरेंगे। और मरने के बाद इसलिए बोला कि कार्बन, हम लोग जब इंसान मरता है तो कार्बन डेटिंग, कार्बन C14 के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से इसकी आयु का पता लगता है। बात समझो। तो कारण क्या, हम लोग में भी कार्बन है और पेड़ पौधों में भी कार्बन है, इसीलिए वहां पर जब गिरेगा तो कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा। यानी इसलिए बोलता है कि पेट्रोल डीजल ये सबसे कार्बन का उत्सर्जन होता है, इसलिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा COP29 में बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सेल हो गया। जीवाश्म कैसे मिलता है? तो जब चट्टाने जब दब जाएंगे और दब कर जब प्राप्त होंगे तो जीवाश्म का प्राप्त होगा। कहता है आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव के कारण, यानी अत्यधिक उच्च तापमान होगा, अत्यधिक दबाव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। जब कोई चट्टान पर अत्यधिक दबाव डाला जाएगा, अत्यधिक उसमें उसके अंदर में तापमान परिवर्तन होगा, तब ये आग्नेय चट्टान या फिर अपसादी चट्टान, ये दोनों कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे चित्र पॉइंट 2.3 में देखा हुआ है, यानी हम लोग यहाँ पे देखने की बात हो रही है। आपको दिख तो नहीं रहा होगा, क्लियर है ना? तो वही चीज आपको एनसीईआरटी में दिया, जरा समझो इसको। जीवाश्म समझ में आ गया कि जीवाश्म क्या है? तो बोलेंगे सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। हम इंसान बड़े चतुर हैं, हम जंतु को लिखते हैं, मानव तो लिखते ही नहीं है कि भाई साहब, नहीं तो पता चले इंसान को दफन करके लोग क्या करेंगे, तो पेट्रोल निकालने की प्लानिंग आज से 1000 साल बाद शुरू कर देंगे। कहता है क्या कि चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जब ध्यान देना, जब आग्नेय चट्टान को देखा जाएगा या फिर अवसादी चट्टान में जब अत्यधिक दबाव और तापमान में डाला जाएगा, तब वो कायांतरित या फिर रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन होती है। चिकनी मिट्टी कहाँ? तो चिकनी मिट्टी सर स्लेट में परिवर्तित होगी, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होती है। तो प्रश्न आएगा कि चिकनी मिट्टी कहां परिवर्तित होगी? तो बोलेंगे सर चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित होती है। कहां? स्लेट में परिवर्तित होती है। और चूना पत्थर कहां? तो चूना पत्थर संगमरमर में होता है। कहां होती है? तो संगमरमर में होती है। ठीक है, आइए ये जो देख रहे हैं ये ऊपर की जो परतें हैं, ये आपको नीचे की जो परतें यहां पर दबी हुई है, तो दबते दबते क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन देखने को हमें प्राप्त होगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले की कुछ तथ्यों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने छोड़ दिया था इसको कि मैं आगे पहले इसको कंप्लीट कर दूं, फिर मैं इसे कंप्लीट करूंगा। कहता है थोड़ा सा पहले से चलते हैं, है ना, पहले पेज से चलते हैं। ये सब चीज तो हो गई थी, है ना, मैं इसे छोड़ दिया था। कारण क्या था, अभी रिदम बना हुआ तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। ठीक है, आगे देखिए। कहता विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे गहरी खान कहाँ है, तो बोलेंगे सर दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है गहराई? कितना? 4 किलोमीटर इसकी गहराई है। बड़ा आश्चर्य की बात है, 4 किलोमीटर, इससे अधिक होता ही नहीं है। अगर इससे अधिक पृथ्वी जो भी पदार्थ से खुदाई करने जाता है वो पदार्थ पिघल जाता है, क्योंकि उसके अंदर अत्यधिक तापमान है और खुदता भी नहीं है ना, आग्नेय चट्टान मिलना शुरू हो जाता है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। सबसे हाईएस्ट जो खुदाई हुई है 6 किलोमीटर तक हुई है, इससे अधिक नहीं हो पाया है, इससे अधिक जा ही नहीं पाता। जो चीज से भी खुदाई करता है वो टूट जाता है, और अगर ज्यादा अंदर जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी के केंद्र में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना? याद रखिएगा, कोई पूछ दे कि पृथ्वी के केंद्र में कितना तापमान है, तो बोलेंगे सर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है पृथ्वी के आंतरिक भाग में। कहां? तो केंद्र में, कोर में जिसको बोलता है। कहां? कोर में इसका 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। क्या लिख दिया एनसीईआरटी? बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं बल्कि असंभव, नामुमकिन है। आपको समुद्र की सतह पर
6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर आप समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर आप अंदर खोदेंगे, 6000 किलोमीटर अंदर जब आप जाएंगे तब जाकर पृथ्वी का केंद्र में तक आप पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे और फिर जीवाश्म बनकर वो निकलेंगे। बात समझ रहे हो ना? क्या बनकर निकलोगे? जीवाश्म बनकर निकलोगे। तो फिर हम लोग उसी जीवाश्म का पेट्रोल और ईंधन इस्तेमाल शुरू कर देंगे। इसलिए ध्यान से नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जा ही नहीं पा रहा है, कोई जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है, 84% हिस्सा मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्या कहता है यहां पर, ध्यान से देखेंगे इसको, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि पृथ्वी के आयतन का केवल कितना कह रहा है? पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी का जितना आयतन है उसका केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है। यानी ये जो प्रॉपर्टी आप जो देखे हैं, ये जो प्रॉपर्टी आपने देखा, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये प्रॉपर्टी केवल 1% है। कितना प्रतिशत है? केवल 1%। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें ये जो मेंटल आपको दिख रहा है, ये मेंटल कितना है? तो बोलेंगे सर ये 84% है। कितना प्रतिशत? 84। ठीक है, और ये जो कोर आपको दिख रहा है, ये बोलेंगे सर ये 15% है। कितना प्रतिशत है? 15% इसका आयतन है। कितना है? तो बोलेंगे सर इसका आयतन 15% है। ठीक है, कहता आगे क्या कहता है? 84% मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड का है। ठीक है, आगे देखिएगा तो कितना किलोमीटर हो गया देख लो तो, 84। ठीक है, 100 हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो बोलेंगे सर पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। कितनी है? तो बोलेंगे सर इसकी त्रिज्या कितनी है? तो बोलेंगे इसकी त्रिज्या, यानी पूरी त्रिज्या की बात कर रहा है, तो बोलेंगे सर 6371 किलोमीटर है। और अगर बात करें, और अगर हम यहां पर बात करें कि मेंटल की त्रिज्या कितनी है, तो बोलेंगे मेंटल की त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। कितनी? मेंटल की त्रिज्या 3500 किलोमीटर होती है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिएगा। इग्नियस का मतलब कहता है, इग्नियस लैटिन शब्द इग्नस से निकला है जिसका अर्थ होता है अग्नि। इग्नियस का मतलब जो वो हमने बोला कि आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। तो इग्नियस का जो शब्द है वो कहां से निकला है? तो लैटिन शब्द इग्नस से निकला है। सेडिमेंट्री जो शब्द है वो लैटिन शब्द सेडिमेंट्स से निकला है जिसका अर्थ होता है स्थिर। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फिक का जो बात करें, ये भी एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जो कहता मेटामॉर्फस से निकला है जिसका अर्थ की अगर बात करें तो रूप परिवर्तन होता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है। ठीक है, कि मेटामॉर्फिक का लैटिन किस भाषा से निकला है? तो लैटिन में, लैटिन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मेटामॉर्फिक लैटिन शब्द मेटामॉर्फस से निकला है जिसका अर्थ होता है, तो वहां तो बानोगे सर तो रूपांतरित होता है, तो रूप परिवर्तन तो आप समझ जाओगे। लेकिन एग्जाम बड़ा बड़ा होशियार है, वहां लिख देगा नन ऑफ दीज, अब फंसो, नन ऑफ दीज। अब माथा खुल जाएगा, 4 में से 3 ऑप्शन कोई ना कोई एक तो मार किया जाएगा, नन ऑफ दीज तो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत होशियारी से क्वेश्चन देता है। चलिए आइए, कहता है आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जरा समझिएगा, कहता है क्या? कहता है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से जब दूसरे सेल में जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे सेल चक्र कहते हैं। कैसे? जरा समझिए, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? जब मैग्मा बाहर आता है पृथ्वी की सतह पर, जब वो बाहर आता है तो बाहर आकर वो क्या होता है? ठोस पदार्थ बन जाता है, और उसी का जब टूटे छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं तो वो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, या कभी हवा के माध्यम से, तो जल के माध्यम से, है ना, इसके माध्यम से क्या होता है? नदी के माध्यम से तो प्रवाहित होने
लगता है। जब वो प्रवाहित होता है तो वो जाकर जमा होने लगता है, और जब वो जमा होता है तो किसका निर्माण करता है? तब वो अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। आगे कहता है क्या? ताप एवं उष्मा, कहता है ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं, और इसी अवसादी और आग्नेय चट्टान में जब अत्यधिक दाब पड़ता है और अत्यधिक आपको तापमान पड़ता है, तब जाकर ये कायांतरित चट्टान का निर्माण करते हैं। आगे कहता है अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। यानी जहां से प्रक्रिया शुरू हुई, फिर से प्रक्रिया वहीं पर आ गई। आइए इस चट्टान को समझते हैं, फिर हम लोग को समझ में पूरा ये जो बात लिखा हुआ है सब समझ में आ जाएगा इसी बात को समझते हुए। ठीक है, आइए देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले मैग्मा से। ठीक है, चलिए ये क्या है? पहला सिचुएशन हम लोग इसको समझ रहे हैं। ये मैग्मा है, देख रहे हो, ये पृथ्वी का भाग है, ये आपको मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा इस तरह से निकल रहा है। किसके रूप में? तो इस तरह से निकल रहा है। और ये किसका निर्माण कर दिया? तो सर ये इस प्रकार से पहाड़ का निर्माण करते आ रहा है, यानी ये ज्वालामुखी से निर्मित है। यानी जब ज्वालामुखी जब बाहर मैग्मा के रूप में निकल रही है और ये ठोस हो गया, और ठोस होने के बाद क्या बन गया? लावा। अब ये जब लावा हुआ तो यहाँ पर जल है, वायु है, हवा और जल में बहुत क्षमता है। हम लोग को हल्का सा हवा देखते हैं, तूफान, बड़ा बड़ा आंधी तूफान में तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग उठाकर उड़ जाता है। ठीक है, पहाड़ को उड़ा देता है। तो कहता है क्या? अगर आप पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे से क्लास 6 में, तो आप लोग अरावली के बारे में नाम सुने होंगे। तो अरावली क्या मैंने पढ़ाया था कि अरावली धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। कारण क्या है? तो उसका कारण एक ही है कि उसमें हवा से उसका क्षरण हो रहा है, वर्षा से इसका क्षरण हो रहा है, यानी कम होते जा रहा है। तो मैग्मा से क्या होता है? ये मैग्मा से आग्नेय शैल का निर्माण हुआ, ये चट्टान बना। लावा से क्या हुआ? लावा जब वायुमंडल के संपर्क में आया तो वो सूख गया, और सूखने के बाद उसमें कठोर बन गया, और वो आग्नेय शैल का यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण किया। अब ये शैल जो है ये छोटे छोटे टुकड़े में बट गए, और छोटे छोटे टुकड़े में बटने के बाद ये एक जगह इकट्ठा हो गए। क्या हो गए? इकट्ठा होते गए, तो जाकर वो क्या बन गया? अवसाद बन गया। क्या बन गया? अवसाद। वही अवसाद थोड़े समय के बाद जब धीरे धीरे चपते जाता है, चपते गया, दाब और तापमान पड़ता है, तो धीरे धीरे वो एक परत का निर्माण कर देता है, और वही परत अवसादी चट्टान कहलाता है। और ये अवसादी चट्टान क्या हो गया? ये अवसादी, ये तो अवसाद था, अब ये अवसाद क्या बन गया? अवसादी चट्टान। ये परत का निर्माण कर दिया, तो क्या बन गया? ये अवसादी चट्टान बन गया। अब यही अवसादी चट्टान को फिर से वही प्रक्रिया होगी, अत्यधिक दाब, अत्यधिक तापमान, फिर से इसको दिया गया, तब ये क्या हो गया? ये कायांतरित चट्टान जो है ये फिर से पिघल गया। जब अवसादी चट्टान को अत्यधिक तापमान और अत्यधिक दाब दिया गया, तब मतलब मिनिमम दाब देगा उतना जितना परिवर्तन हो जाए, पिघल गया, और पिघल करके फिर से ये क्या बन गया? तो पिघलने के उपरांत फिर से ये मैग्मा बन गया। तो पहला में मैग्मा था, दूसरा में आग्नेय चट्टान बना, और तीसरा में आग्नेय चट्टान टूट गया और टूटकर अवसाद यानी तलछटी बन गया, और उसके उपरांत ये अवसादी चट्टान बना, उसके उपरांत ये अवसादी चट्टान बना, और फिर जाकर ये अवसादी चट्टान पुनः ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। और फिर से कायांतरित चट्टान में बहुत अधिक तापमान और दबाव जब बढ़ता है, जब अत्यधिक तापमान होगा, तब ये पुनः पिघलेगा, और पिघल करके फिर से जाकर मैग्मा का निर्माण करेगा। ठीक है, और यही चक्र को हम बोलते हैं शैल चक्र। यानी इसी पांचों की प्रक्रिया के क्रम को हम क्या बोलते हैं? शैल चक्र। जैसे आज जो पृथ्वी है, ध्यान देना, आज जो पृथ्वी है, तो देखो ये पृथ्वी इस प्रकार से, जरा समझो इसको, ये पृथ्वी इस प्रकार से है। अब ये पृथ्वी पहले से ऑलरेडी है ना, हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि इसको कैसे। तो ये पृथ्वी एक छोटा प्लेट है, एक प्लेट हम लोग पढ़ते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ते हैं, जब कभी आप पढ़ो, पेड वाला बैच में मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, तो वहां पर अभी चल रहा है ज्योग्राफी, तो देखना जब दो प्लेटें आपस में टक्कर करती है, जैसे महाद्वीपीय टक्कर करे, तो इस प्रकार से छोटी प्लेट नीचे चलती जाएगी और बड़ी प्लेट ऊपर चलती जाती है,
और मान लो एक महासागर का प्लेट है और एक महाद्वीप का प्लेट है, जब दोनों आपस में टक्कर जाएगी तो महासागरीय प्लेट नीचे चल जाते हैं और ये नीचे कहाँ, तो तप्त स्थल बेनी ऑफ जोन में चला जाता है और जैसे ही वहां प्रवेश करता है तो अत्यधिक ऊर्जा और तापमान के कारण इसे पिघला देता है। ये इसे पिघलाता है, जैसे ही पिघलाएगा तो महाद्वीप पर क्या होगा, उसको पिघल गया तो उसको निकलना है ना, तो निकलने के लिए क्या करता है वो तप्त स्थल क्या करता है, ज्वालामुखी का उद्भेदन बहुत जोर से ताकत लगाकर मारता बूम, और जैसे ही बूम करेगा भी क्या करेगा, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है और वलित पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी उद्भेदन होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। आप एंडीज पर्वत को देख सकते हैं, एंडीज पर्वत इसी प्रकार के उदाहरण का हिस्सा है, ठीक है, कौन, एंडीज। वहीं पर आपको कैटोपैक्सी मिल जाएगा, मिक्सी, कैटोपैक्सी पर्वत मिल जाएगा, मिक्सी मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो यहाँ पर आपको क्या उसको बोलता है, पर्वत मिल जाएंगे जो एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था हम लोग को, हालांकि वो बहुत विस्तार मैंने बता दिया, ये आपको बस समझने के लिए मैं बताया हूं कि इस प्रकार से चट्टानें निर्मित होती है और पिघलते रहती है और बार बार बनते रहती है। जैसे हम जिस प्लेट पर रह रहे हैं पृथ्वी पर, उसका जिसके अंदर, इसके अंदर जो प्लेट है ना, इसको बोलते हैं इंडियन प्लेट। क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट क्या क्या यूरेशियन प्लेट से जाकर टक्कर खा गया। अब बोलेंगे सर ये यूरेशियन प्लेट, हम लोग यहाँ ज्वालामुखी क्यों नहीं उतना हो रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि हम लोग की जो प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट है और अंडमान निकोबार में है, लेकिन वो कहाँ है, वो आपको सागर में मिलेगा, है ना, अंडमान निकोबार। तो इंडियन प्लेट क्या क्या यूरेशियन प्लेट से जाकर टक्कर खाया, ये दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, और जब टक्कर खाया तो हम लोग का प्लेट छोटा है और यूरेशियन प्लेट बड़ा है, तो हम लोग का प्लेट नीचे चला गया और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ गया, लेकिन ये बेनी ऑफ जोन तक नहीं जा पाएगा। जब महाद्वीप में जब टक्कर होती है तो ये बेनी ऑफ जोन या तप्त स्थल या हॉट स्पॉट तक नहीं जा पाता है। उसका कारण यही है कि उसमें उतनी क्षमता नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्भेदन नहीं होता, लेकिन हाँ भूकंप आते रहता, और हिमालय पर्वत इसी टक्कर का परिणाम है। इसलिए आप देखते होंगे हिमालय पर्वत नेपाल में आपको सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपको कहां पर है, तो यहां पर आपको यहीं पर, जैसे क्या ना, ऐसे टक्कर लिया, ये टक्कर, ये इंडियन प्लेट है, ये धीरे धीरे अंदर गया, तो अंदर गया, यहीं पर आपको क्या निकला, तो ऐसे उभर गया हिमालय पर्वत। इसलिए सबसे अधिक भूकंप आपको हिमालय में देखने को मिलेगा, नेपाल के तट पे, ठीक है। इसीलिए, और वहां पर ज्वालामुखी क्यों नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों महाद्वीप है। अगर एक महासागर भी होता ना, या दोनों महासागर होते, तब निश्चित तौर पर क्या होता, वहां पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता। हाँ भूकंप आएगा, जहां जहां ज्वालामुखी होगा वहां वहां भूकंप आएंगे। अगर ये आपको बात अच्छा लगा तो जरा वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चलिए ओके, सभी को धन्यवाद, सभी को टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता, ओ सॉरी अभी तो और बाकी है, सॉरी क्वेश्चन डील करना बाकी हम लोग को। मुझे लगा समाप्त हो गया, नहीं आगे देखें। चलिए मुझे लगा समाप्त हो गया। अच्छा कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, कह द्रवित मैग्मा से बने सेल, यानी जो द्रवित मैग्मा है वो जो सेल का निर्माण करेगा, कौन सा सेल का निर्माण करेगा, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो हमने बताया कि जो मैग्मा से बनेगा वो कौन सी चट्टान बनेगा, आप लोग उत्तर दो यार, दो, क्या होगा, मैग्मा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो परपट्टी ऊपरी परत हो गई, मेंटल हो गया, इसे क्या कहेंगे, क्रोड इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं, ठीक है। परपट्टी सबसे ऊपरी में हो गया, ये क्या हो गया, ऊपरी परत हो गया, ये मध्य वाला पलट हो हो गया, और ये क्या हो गया, आंतरिक हो गया, क्या हो गया, आंतरिक, यानी सबसे भीतरी हो गया, ठीक है। चलिए सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है ना। सोना निकल रहा है, पेट्रोलियम निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, क्या ये सेल हैं, खनिज हैं, जीवाश्म है, तो बोलेंगे सर ये क्या है, तो सोना हो, पेट्रोलियम हो, या फिर क्या है, तो जीवाश्म का उदाहरण है। चाहे सोना बनना हो, चाहे कोयला बनना हो, या फिर पेट्रोल बनना हो, कुछ भी बनेगा तो बिना जीवाश्म के संभव नहीं है। पेट्रोल बनता, खनिज कौन बनेगा, तो खनिज तो आपको आग्नेय चट्टान से खनिज मिल जाएगा, जरूरी नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए पेट्रोलियम, सोना, कोयला की जरूरत नहीं है। खनिज के लिए आपको सिर्फ जीवाश्म का होना, सोना, पेट्रोलियम, कोयला के लिए अत्यंत आवश्यक कौन है, तो बोलेंगे सर जीवाश्म बहुत आवश्यक है। कहता है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे, है ना, अवसादी, कायांतरित, आग्नेय। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दो, पहला 1 2 3 करके देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये एनसीईआरटी का मैं बुक से उठाया हूं ना, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे,
सर इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? अवसादी चट्टान। ठीक है, अगला, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये प्रश्न का मुझे उम्मीद है पहला ही चैप्टर में, सॉरी पहला ही पेज में मैं इसको पढ़ाया हूं कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रूड। तो बोलेंगे सर पृथ्वी की सबसे पतली परत है प्रॉपर्टी, जिसका विस्तार कितना है? 1% इसका आयतन है। मेंटल का सर 84% इसका आयतन है। ठीक है, और क्रूड का सर 15% इसका आयतन है। तो सबसे पतला कौन हो गया सर? आप डिसाइड कर लो। तो बोलेंगे सर सबसे पतली परत कौन है? तो परपट्टी इसकी सबसे पतली परत है। ठीक है, चलिए बोलिए, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न। ठीक है, अगला क्या है? तो मिलान करने वाला है। ठीक है, क्या है ये? मिलान करने वाला प्रश्न है। आइए मिलान करते हैं। चलिए देखिए, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो क्लास 7 पढ़ रहे हैं, क्लास 6 नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग थोड़ा समय निकालकर क्लास 6 मुश्किल से 8 को चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा मिलान करते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। कहता है क्रूड है, खनिज है, सैल है, चिकनी मिट्टी और सीएल है भाई साहब। और 4 कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन है, और लेकिन यहां पर मिलान करने के लिए 7 ऑप्शन दिया है। ये जो ऐसा वाला जो प्रश्न है, जितने भी पीसीएस का एग्जाम है, जितना भी यूपीएससी का एग्जाम है, जितना भी सचिवालय लेवल का एग्जाम है, जिसमें 2-2 एग्जाम होता है ना, दरोगा लेवल में ऐसा वाला प्रश्न मैं अभी तक नहीं देखा हूं। पीसीएस वाला में तो बहुत देता है ये सब। ठीक है, पीसीएस यूपीएससी में भर भर के रहता है ये सब प्रश्न। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, तो भाई साहब इससे बेहतर क्लास आपका ज्योग्राफी में हो ही नहीं सकता है। आप कहीं भी मेरा ही पेड कोर्स खरीदो, आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, क्रूड है, खनिज है, सैल है, चिकनी मिट्टी और सीएल है। कहता है पृथ्वी की सतह क्या कहलाती है? तो बोलेंगे सर पृथ्वी की सतह आपको परपट्टी कहलाती है। ठीक है, आइए, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, कौन? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना होता है, सीएल। तो बोलेंगे सीएल हो गया, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो बोलेंगे 1 2 3। ठीक है, और कहता है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। किसका? तो खनिज का। ठीक है, सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो बोलेंगे सबसे भीतरी परत जो होता है वो क्रूड कहलाता है। क्या हो गया? क्रूड। तो आपको क्या हो गया? ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, स्लेट में बदलता है, तो सैल कहां बदलता है? तो सैल, सॉरी चिकनी मिट्टी कहां बदलता है? तो स्लेट में बदलता है। तो क्या हो गया इसका? सॉरी 6 है ना, कल ऐसे में 6 को या 5 को मैं 4 लिख दिया था। कितना हो गया? 6। ठीक है, और सैल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, सैल के परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सैल चक्र यहां पर होना चाहिए था, सैल चक्र यहां पर होना चाहिए था। सड़क बनाने के लिए सैल की जरूरत, अच्छा इसे कर दो पृथ्वी की सतह। ठीक है, और खनिज को क्या हो जाएगा? तो सैल में कि परिवर्तित होने की प्रक्रिया खनिज कहलाती है। चलिए, हो गया। और ये बुक जो नहीं लिए हैं, वो ये वाला बुक आप लोग जरूर ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला जो बुक है आप लोग जरूर लीजिए, हमारा पर्यावरण। ये बुक को लीजिए, रखिए, उसको पढ़ा करिए। ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग इसको अंडरलाइन करके पहले मेरे लेक्चर को सुनिए, उसके बाद फिर इसको अंडरलाइन करके बढ़िया से पढ़िए, समझिए और प्रॉपर नोट्स करते चलिए। ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ काम देगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अभी हमने इसमें 2 चैप्टर कर लिए हैं, और याद रखना जब भी चैप्टर खरीदना तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि इसमें कितना चैप्टर है? इसमें 9 चैप्टर है। कितने अध्याय हैं? सॉरी, हाँ सॉरी 7 चैप्टर है, 7 ही चैप्टर है। इसमें 7 चैप्टर हैं, तो आपको याद रखिए वही बुक लेना जिसमें 7 चैप्टर हो, क्योंकि मेरे से खुद बुक की गलती खरीदा गया क्लास 6 का। जब मैंने खरीदा तो मुझे ध्यान नहीं दिया, जब मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड किया इसका, तो वहाँ पर करीब 8 चैप्टर थे, जो मैंने आपको 8 पढ़ा दिया है। और जब मैं इसे ऑफलाइन खरीदा तो 6, मतलब 6 वाले, और जहाँ भी मैंने देखा 6 वाला था, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है, तो आप इसे मिला लीजिए। इसका क्या हो गया? 2, और खनिज का क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने इसको समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत अगर है तो हमें कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में उत्तर आपके लिए
उचित है। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रेम से दिल से सभी को धन्यवाद, जो लोग इतने देर जुड़े रहे हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमें सुनने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और बेहतर होगा कि आप इसे लगातार पढ़ते रहें और नोट्स करते रहें, रेगुलर पढ़ें। छोड़ छोड़ के पढ़ने से आपको कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ये एग्जाम निश्चित तौर पे मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक मैं पढ़ाऊंगा, तो ये गारंटी है कि इसी ज्योग्राफी में आपको इससे अधिक प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी से बाहर कभी भी ज्योग्राफी नहीं जाता, यूपीएससी तक मैं बात करता हूँ, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी को लोग बोलता है एनसीईआरटी बेस है, बेस नहीं, ये बहुत गहराई वाला चीज है। ये बेस बना दोगे, जब मैं क्लास 11 12 पढ़ाऊंगा ना, तो ये बेस रहेगा, लेकिन मैं अपना नॉलेज वहां पर दूंगा। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू।